मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी का जैक की तरफ से ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के मॉडल सेट 1 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। एकदम बारीकी से एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझाएंगे और एकदम करेक्ट आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अब लगातार आप लोग की तैयारी को चार चांद लगाने के लिए अनिमेश सर आ गया है। पहले इस मॉडल सेट को अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद इंग्लिश की लगातार वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। नोटिस राइटिंग से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि नोटिस राइटिंग किसका उदाहरण है। नोटिस राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। ठीक है, ये जो नोटिस राइटिंग है ये किसका एग्जांपल है? तो आप सही पता है, नोटिस राइटिंग एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। पहले ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था पता है? ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ डैश, इस तरह पूछा जाता था, यानी कम्युनिकेशन आंसर होता था। नोटिस संचार यानी कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल यानी औपचारिक साधन है। याद रखिएगा, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग किसका एग्जांपल है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का। याद रखिएगा, ठीक है। नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या होता है दोस्तों? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूसरों को सूचित करना, यानी टू इन्फॉर्म अदर्स। ठीक है, आप सभी पता होगा, क्योंकि नोटिस राइटिंग से बहुत सारा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया है, बहुत सारा सेट मैंने अपने तरीके से जो है जारी किया था। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया। देखिए, वही पूछ दिया ना, मैंने चीफ पर्पस बताया, यहां पे क्वेश्चन पूछ दिया प्राइमरी पर्पस। चलिए इसका भी आंसर हम लोग देते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। नोटिस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कॉलेज में या फिर स्कूल में नोटिस कब जारी होता है? देखिएगा, कुछ इवेंट होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, तो उसका सूचना एक सप्ताह पहले ही कॉलेज की तरफ से कॉलेज बोर्ड में नोटिस चिपकाया जाता है। ठीक है, कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, अनाउंसमेंट होता है ना, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। किसी घटना या घोषणा के बारे में विस्तृत जानकारी जो है, विस्तृत जानकारी आपको कहां देखने को मिलेगी? नोटिस में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। किसी घटना या घोषणा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना। सर, विस्तृत जानकारी में कैसा? कि इवेंट क्या है, इसका प्रोग्राम कहां रखा गया, यानी वेन्यू कहां है, कब से कब ये प्रोग्राम चलेगी, ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी? नोटिस बोर्ड में जो नोटिस चिपकाया हुआ होता है उसमें देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जो मैंने बार बार करवाया। ठीक है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन डैश। जो नोटिस गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी होती है वो आमतौर पर कहां दिखाई देती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर यानी संपादक, संपादक को लिखे पत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस, यानी चर्चा किए जा रहे विषय का पर स्पष्ट और संक्षिप्त राय जो है वो लेटर टू द एडिटर में इंक्लूड होना चाहिए। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग बताइएगा, ए लेटर टू द एडिटर का एकदम परफेक्ट सैल्यूटेशन क्या होता है? ठीक है, मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन क्या होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप सही पता है, ए लेटर टू द एडिटर क्या होता है? ये एक फॉर्मल लेटर होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक एक क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से लिया गया, किस स्टोरी से लिया गया। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाता हूं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझाता हूं एकदम बारीकी से। डायरेक्ट आंसर तो आपको आंसर शीट में भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन को मैं फुल बारीकी से समझाने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड एमएमएल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एमएमएल ने कहा था कि विपत्ति के समय, ठीक है याद रखिएगा, विपत्ति के समय
सबसे मूल्यवान चीज क्या बचा कर रखनी चाहिए? ये स्टोरी मैंने अच्छे से पढ़ाया ना, द लास्ट लेसन से ये स्टोरी पूछा गया। आप सही पता है ना, ये जो है फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन उठा के आप लोगों से दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, लैंग्वेज। याद रखिएगा, आवर लैंग्वेज यानी हमारी राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि इट इज आवर लैंग्वेज, आवर सोल। लैंग्वेज हमारी क्या है? आत्मा है, ठीक है, हम लोग का प्राण है। लैंग्वेज भूल जाएंगे तो समझ सकते हैं देश को भूल जाएंगे। तो यानी जिस देश से है आपको उस देश की जो है लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए, उसे बचा कर रखना चाहिए। तो आप सही पता है, ये जो स्टोरी है, ये एमएमएल की जो स्टोरी है, एमएमएल कहां से है? फ्रांस से। अब फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, द फ्रेंच लैंग्वेज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप लोग बताइएगा एमएमएल कितने सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आप लोग देख सकते हैं, इसका ही मैंने अच्छे से ये क्वेश्चन सब करवाया है। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? आप सही पता है, लॉस्ट स्प्रिंग फ्लैमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। आप लोग को कमेंट बताना है ये लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है, ऑथर कौन है। ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? ये जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी है इसका सेंट्रल थीम यानी केंद्रीय विषय क्या है? आप सही पता है, ये जब स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। ठीक है, यानी बाल श्रम, चाइल्ड लेबर और गरीबी की जो कठोर वास्तविकता को इस स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया। इस स्टोरी में दो बच्चों का कहानी है, एक साहब, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा जो कूड़ा चुनने का काम करता है, रैक पिकर है, जबकि उनका पढ़ने का उम्र है। ठीक है, गरीबी की वजह से बेचारा क्या कर रहा है? कचरा चुन रहा है। दूसरा एक आपको स्टोरी मिलेगा मुकेश, मुकेश को भी पढ़ने की उम्र में ये बेचारा अभी से टेंशन में है। ठीक है, ये एक बैंगल मेकर्स के सोसाइटी से, फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसका एक ही मात्र सपना है कि वो आगे चलकर एक मोटर मैकेनिक बनेगा। ठीक है, तो ये दो बच्चों के गरीबों की कहानी है। ठीक है, यानी ये जो बच्चे जो इनका पढ़ने खेलने का टाइम होता है उस टाइम ये लोग कैसे फंस जाते हैं। ठीक है, तो द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी को दिखाया गया है। आप लोग को बताना है बस साहेब, ठीक है, कहां से है और ये मुकेश कहां से है। ठीक है, दोनों का शहर का नाम आप लोग को कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया? इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर? डीप वाटर स्टोरी में विलियम डगलस को पानी से डर क्यों लगने लगा है? तो आप सही पता है, बेचारा के साथ 2 बार घटना घट जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 3 डीप वाटर से लिया गया, जिसके राइटर विलियम ओ डगलस है। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया है। तो यहां पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीप वाटर में जो विलियम डगलस को पानी से डर क्यों लगने लगा? इनके साथ 2 घटना घटा था। जब ये 3-4 साल का था तब अपने पिताजी के साथ वो कैलिफोर्निया बीच गए थे, वहां बेचारा डूब गया था। उसके बाद एक बहुत भयंकर घटना घटता है जब ये स्विमिंग पूल गया था, जिसका नाम है YMCA स्विमिंग पूल। वो बेचारा वहां तैरने सीखने के लिए गया था, लेकिन एक प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड का हट्टा कट्टा सा लड़का जो आके इसको उठा के फेंक देता है, तो वो 9 फीट का जो स्विमिंग पूल है उसमें बेचारा वो डूब जाता है और डूबते डूबते उसको लगता है ये 90 फीट का है। ठीक है, तो वो जो स्विमिंग पूल वाला जो घटना है ना, वो उसको एकदम डरा के रखा था, जिससे वो पानी से पूरी तरह से डर गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही हैड ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एट स्विमिंग पूल। कौन सा स्विमिंग पूल? YM स्विमिंग पूल जो है, YMCA स्विमिंग पूल में ये खतरनाक घटना घटा था, जिसकी वजह से ये पानी से डरता था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप लोग बताइएगा डीप वाटर जो स्टोरी है वो किससे ली गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। What does the rat trap symbolize in the story The Rat Trap? ये आप सही पता है, द रैट ट्रैप स्टोरी फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 4 ही है, द रैट ट्रैप। ठीक है, द रैट ट्रैप स्टोरी में द रैट ट्रैप यानी चूहेदानी किसका प्रतीक है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन इज द करेक्ट आंसर। लालच और धोखे की जाल। ठीक है, आप सही पता है, रैट ट्रैप यानी चूहेदानी। चूहेदानी में क्या होता है? चूहे के लिए कुछ ना कुछ चारा डाला जाता है। चूहा जब लालच में आता है तो इस चूहेदानी में वो घुसता है, एंटर लेता है, और इसको जैसे ही टच कर डाला फंस डाला। ठीक है, यानी फंस जाता था। यानी इसी तरह हम लोग के लाइफ में भी होता है कि हम लोग जब लालच में आ जाते हैं, छोटे मोटे लालच में आ जाते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं? फंस जाते हैं, इस दुनिया के जाल में हम फंस जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोगों को बताना है। देखिए द रैट ट्रैप में सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है उसका नाम ही पैडलर है। ठीक है, पैडलर क्या करता है, छोटे मोटे, ठीक है, चूहेदानी बेचा करता है जो वो खुद से बनाता है, ठीक है, वायर से बनाता है। और ये जिंदगी में दो चीज करता है, क्योंकि ये जो रैट ट्रैप जो बेचता है ना, ये उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, इसलिए वो कभी कभी छोटा मोटा चोरी भी करता है और भीख भी मांगता है। आपको बताना होगा उस लड़की का नाम क्या है जिसके वजह से ये पैडलर लास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, उस लड़की का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। इंडिगो चैप्टर आप सभी पता होना चाहिए, फ्लैमिंगो का चैप्टर 5 का नाम ही है इंडिगो। ठीक है, इस इंडिगो चैप्टर में चंपारण आंदोलन को जो सफलता मिली है उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मेन रीजन क्या है। ये जो चंपारण मूवमेंट जो सक्सेस हुआ, इसका मेन रीजन क्या है, तो आप सही पता है ये चंपारण जो मूवमेंट है ये इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी लीड रोल किए थे। यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पिसान्स। लोकल पिसान्स मतलब दोस्तों जो स्थानीय किसान थे वो भी समर्थन किए थे। किसान बोले तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला इतने जिद्दी इंसान थे, वो जब तक महात्मा गांधी जी को चंपारण लेकर नहीं आए तब तक रुके नहीं, एक नंबर जिद्दी इंसान थे। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डिटेल में वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए, इंडिगो का डिटेल में सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन पॉइंट्स एंड पेनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। ये पॉइंट्स एंड पेनकेक्स आप सभी पता होना चाहिए, फ्लैमिंगो के चैप्टर 6 से ये क्वेश्चन उठा के डाला गया। ठीक है, जिसका नाम है पॉइंट्स एंड पेनकेक्स। पॉइंट्स एंड पेनकेक्स में लेखक ने क्या वर्णन किया है, तो आप सही पता है लेखक ने क्या वर्णन किया है, द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में जीवन का हास्य और विडंबना को दिखाया गया है। आप सही पता होना चाहिए ये जो इन द पॉइंट्स एंड पेनकेक्स में एक स्टूडियो के बारे में बात किया गया जिसका नाम है जिमिनी स्टूडियो। आपको बताना होगा ये जिमिनी स्टूडियो की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, ये जो जिमिनी स्टूडियो है ये है कहां, इसका बॉस कौन है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और आप सही पता है पेनकेक एक मटेरियल, ठीक है, पेनकेक जो है एक ब्रांड नेम है। ठीक है, किसका, मेकअप मटेरियल का, मैंने बताया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। चलिए बहुत भयंकर क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। द थर्ड लेवल स्टोरी आप सही पता होना चाहिए, विस्टास बुक। ठीक है, आप लोग का जो बुक 2 है विस्टास, उसका फर्स्ट ही चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो द थर्ड लेवल स्टोरी में थर्ड लेवल का क्या महत्व है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इट रिप्रेजेंट्स द एस्केप इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। यह कल्पना की दुनिया में पलायन का प्रतिनिधित्व करता है। आप सही पता होना चाहिए इस चैप्टर में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसका नाम है चार्ली। क्या नाम है, चार्ली, जिसको मॉडर्न वर्ल्ड बिल्कुल पसंद नहीं है और ये पलायन करना चाहता है, यानी मॉडर्न वर्ल्ड से ये एस्केप करना चाहता है, भागना चाहता है। कहां, अपने दादाजी वाला दुनिया में। ठीक है, यानी फैंटेसी वाला दुनिया में वो भागना चाहता है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा टेंशन है, बहुत ही ज्यादा चिंता है। ठीक है, डर है, तो इस डर से ये भागता है, यानी एस्केपिस्ट नेचर टाइप का लड़का है कौन, चार्ली। ठीक है, आप सही पता होना चाहिए चार्ली का एक फ्रेंड है जो एक साइक्लिस्ट है। ठीक है, उनका नाम आप लोग कमेंट बताइएगा, और चार्ली के वाइफ का नाम क्या है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं पूछा क्या गया। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच। ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, ठीक है, देखिए जैसा आप लोगों का मॉडल सेट बनाया गया ना, इस टाइप से आपका जो क्वेश्चंस है ना, फाइनल एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए जहां तहां से क्वेश्चन को जो है अरेंज किया गया है, फ्लैमिंगो कहीं से, विस्टास बुक का कहीं से। ठीक है, इस तरह से आपका मॉडल सेट नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मेरा बहुत सारा मॉडल सेट जो है लॉन्च किया जाएगा, आप लोग बने रहिएगा चैनल में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच, ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर की थैली से कितनी धनराशि चोरी हुई है,
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं ये जो फ्लैमिंगो के चैप्टर 4 द रेड ट्रैप्स, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। द ओल्ड क्राफ्टर का कितना पैसा चोरी हो गया था, 30 क्रोनर्स चोरी हुआ था। आप सही पता होना चाहिए ये 30 क्रोनर्स को चोरी कौन किया था, पैडलर किया था, ठीक है। ये ओल्ड क्राफ्टर जो पैडलर को एक दिन आश्रय दिया था, रहने को जगह दिया था, उसी ओल्ड क्राफ्टर का 30 क्रोनर्स चोरी करके कौन भाग गया था, पैडलर भाग गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या पूछा गया है कि वाई वॉज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग। ये आप सही पता है, देखिए फ्लैमिंगो बाद अब विस्टास का चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, ये विस्टास के चैप्टर 2 द टाइगर किंग से ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। जो टाइगर किंग है 100 बाघ मारने के लिए इतना उतावला क्यों था, आप सही पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन बी होगा। क्या हो गया, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा, टू फुलफिल ए प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर। एक भविष्यवाणी हुआ था ना कि ये एक बाघ के हाथों में मारा जाएगा, ठीक है। और इस जो यही टारगेट की वजह से इसको 100 बाघ जो है मारने का टारगेट मिला था, ठीक है। क्योंकि आप सही पता है ये जो एस्ट्रोलॉजर है, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, वो भविष्यवाणी किया था ये जो टाइगर किंग जो है इन द आवर ऑफ बुल में जन्म लिया है, ठीक है। वृषभ राशि के लग्न में जन्म लिया है और बुल और टाइगर एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है, दैट्स वाई इसकी मृत्यु एक बाघ से होगी, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर से एक सॉल्यूशन चाहता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो भाई आपको 100 बाघ मारना होगा, तभी ये जो है प्रोफेसी गलत साबित होगी, ठीक है। तो ये 100 बाघ मारने का टारगेट ले लेता है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी, टू फुलफिल ए प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर, ठीक है। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए वो एक बाघ के हाथों में मारा जाएगा, इसको कंप्लीट करने के लिए 100 बाघ मारने में उतावला था कि 100 बाघ मार देंगे, उसके बाद जो है मेरा जान का कोई खतरा नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आप सही पता होना चाहिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ आप लोगों के विस्टास बुक के चैप्टर 3 का नाम है, ठीक है। उसमें जो ऑथर है यानी लेखक का जो है यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है इस जर्नी का, आप सही पता होना चाहिए। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब ये है, ये जर्नी है अंटार्कटिका का जर्नी, ठीक है। याद रखिए कहां का जर्नी की बात किया गया है, अंटार्कटिका, ठीक है। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था टू लर्न अबाउट अंटार्कटिका एंड टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका को समझने के लिए और पृथ्वी के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जानने के लिए जो है ये जो ऑथर है वहां विजिट किया था, ठीक है। लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो ऑप्शन में नहीं है, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर अंटार्कटिका आपको देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका में जीवन का अनुभव प्राप्त करने के लिए जो है यहां विजिट की थी, ठीक है, कौन, ऑथर, ठीक है। आप सही पता होना चाहिए ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, ये एक प्रोग्राम का नाम है, आप सही पता है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कितने सालों से चल रही थी ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। गोंडवाना क्या है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। जियोफ ग्रीन कहां से बिलोंग करते हैं ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि अंटार्कटिका मैंने अच्छे से पढ़ाया है इस स्टोरी को, ठीक है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट का नाम है, ठीक है। अच्छे से मैंने पढ़ाया और टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने ऑलरेडी करवाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द डायलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव इन द एनिमी। द एनिमी चैप्टर आप सही पता होना चाहिए, विस्टास के चैप्टर 4 का नाम ही द एनिमी। इस चैप्टर में डॉक्टर जो सदाव है ये किस दुविधा में फंस जाते हैं, ये किस डायलेमा में फंस जाते हैं, किस दुविधा में फंस जाते हैं, ठीक है। आप सही पता होना चाहिए ये जो डॉक्टर सदाव है ये एक जापानीज डॉक्टर है, ठीक है। और ये जिसका जान बचाया था वो एक अमेरिकन सोल्जर था, और आप सही पता है उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जापान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था। तो डॉक्टर सदाव जो है ये एक दुविधा में फंस गया था। कब फंस गया था इस पता होना चाहिए। हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर एंड हिज नेशनल लॉयल्टी एज ए जापानीज सिटीजन, एक डॉक्टर के रूप में उनका कर्तव्य और एक जापानी नागरिक के रूप में उनकी राष्ट्रीय निष्ठा। सर ये क्या उनसी दुविधा होती है, देखिए एक तो ये डॉक्टर है और डॉक्टर का क्या कर्तव्य होता है, किसी का प्राण का रक्षा करना, यानी उनको बचाना, उनको दोबारा जीवन प्रदान करना, ये डॉक्टर का अपना कर्तव्य होता है। तो एक डॉक्टर वाला ड्यूटी में फंस गया और एक देश का ये क्या है, एक सिटीजन, एक नागरिक है। तो जापान का नागरिक होने के नाते उस टाइम वो अमेरिका का सोल्जर का जान कैसे बचा सकता है। अगर वो अमेरिकन सोल्जर का जान बचाया यानी अपने देश से वो गद्दारी करेगा। तो बेचारा दो चीज में वो फंस गया था
कि डॉक्टर का फर्ज निभाए या एक देश के नागरिक का फर्ज निभाए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग एट वॉर, युद्ध में होने के बावजूद दुश्मन सैनिक की जान बचाना है या नहीं है, इसमें ये बेचारा फंस जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप सही पता होने चाहिए। डॉक्टर सदाव ये एक जापानीज डॉक्टर है, और ये जो एनिमी सोल्जर है ना, ठीक है, ये कहां का एनिमी सोल्जर है? ये इनका नाम है टॉम, जो एक अमेरिकन सोल्जर थे। बेचारा 17 साल का था, इसे पीछे में गोली लगा था। ठीक है, और ये जो गोली लगा था ना, ये डॉक्टर सदाव देख नहीं पा रहे थे। भले ये दुश्मन था, लेकिन उनको सबसे बड़ा जो है फर्ज याद आया डॉक्टर का, कि मैं डॉक्टर होते हुए अपने सामने, ठीक है, एक आदमी को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए उनका जान ये बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट? ऑन द फेस ऑफ इट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विस्टास बुक का चैप्टर 6 का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट का मुख्य विषय क्या है? इसका थीम क्या है? ठीक है, थीम यानी विषय क्या है? तो आप सही पता होना चाहिए। ऑप्शन जो बी है ना वो करेक्ट आंसर है। क्या लिखा गया ऑप्शन बी में? द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विद डिसएबिलिटीज। डिसएबिलिटीज मतलब दोस्तों विकलांग लोग। ठीक है, विकलांग लोगों द्वारा जो है सामना की जाने वाली भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियां जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दो जन का कहानी है, एक का नाम है डैरी और दूसरा का नाम है मिस्टर लैम। डैरी जिनका आधा चेहरा एसिड के वजह से जल गया था, ये एक 14 साल का बच्चा था। दूसरा फिजिकल डिसेबिलिटी वाला एक आदमी था जिसका नाम था मिस्टर लैम, जो एक ओल्ड मैन थे, जिनका एक जो टांग है वो बम धमाके की वजह से उड़ गया था, इसीलिए उसका एक टीन का जो है लेग था। बच्चे जो है सो लैमी लैम, लंगड़ा लैम कहकर टीच करते थे, चिढ़ाते थे। तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा स्टोरी को, टेंशन नहीं लेना है। ये डैरी और मिस्टर लैम के बारे में है। ठीक है, द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज। ये जो विकलांग लोग हैं ये बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, खासकर भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया? व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाव मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी? डॉक्टर सदाव जो है अंत में क्या निर्णय लेते हैं? आप सही पता होना चाहिए, द एनिमी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो डॉक्टर सदाव जो है वो एंड में यानी अंत में क्या निर्णय लेते हैं? वो क्या निर्णय लेते हैं आप सही पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शंस देख सकते हैं, यहां पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही हेल्प्स द एनिमी सोल्जर एस्केप डिसरिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी वह परिणामों की परवाह किए बिना दुश्मन सैनिक को भागने में मदद करता है। ये जो दुश्मन सैनिक है ये अमेरिकन सोल्जर है जिसका नाम है टॉम, जो 17 साल का है। ठीक है, इसका जान को बचाता भी है और इसको भागने में हेल्प भी करता है, ये डॉक्टर सदाव। ठीक है, तो ये परिणामों का परवाह किए बिना दुश्मन सैनिक को भागने में मदद करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोगों को कमेंट में बताना होगा डॉक्टर सदाव के वाइफ का नाम क्या है? डॉक्टर सदाव के वाइफ का नाम क्या है और ये हार्ली कौन है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब आप लोगों को मैं क्या बताऊं, 6 पॉइंट है, आपको पॉइंट का लाइंस को करके जाना ही है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी पॉइंट से 4-5 लाइंस उठा के आपको इस तरह का क्वेश्चंस दे देगा। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, तो पॉइंट के लाइंस को देख के जाना ही है। ये जो पॉइंट का लाइंस है ये किस पॉइंट से लिया गया है, किस पॉइंट से लिया गया है, ये सब आपको जानना होगा। तो चलिए देखते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। देखिए शुरू में ही पता चल गया ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी होता है ना, एक सुंदरता से भरी जो चीज होता है ना, हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होता है। आप सही पता होना चाहिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसे कहते हैं? एवरी लिटिल और बिग थिंग ऑफ नेचर इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी। प्रकृति की समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें को हम लोग ए थिंग ऑफ ब्यूटी कहते हैं। जैसे सन हो गया, मून हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया, ये सब क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये हमेशा जो इसकी लवलीनेस होती है ना, इसकी जो लवलीनेस यानी खूबसूरती होती है वो दिनों दिन बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है। इट विल नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब ये कभी भी इसका जो वैल्यू है वो घटता नहीं है, शून्यता तक कभी पहुंचता नहीं है। बट स्टिल वी कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप
फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, इसको अच्छे से देखिएगा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। इसके बावजूद ये क्या प्रदान करती है, ये हमेशा एक शांत जो है लता मंडप प्रदान करती है, एक बावर प्रोवाइड करती है। ठीक है, बावर का मतलब क्या होता है सर, बावर का मतलब होता है एक शांत जगह, एक छायादार पेड़ के नीचे, जहां आपको मधुर सपनों से भरी स्वस्थ शांत श्वसन से भरी नींद देती है। ठीक है, ये क्या क्या प्रोवाइड करती है, एकदम स्वीट ड्रीम्स प्रोवाइड करती है, हेल्थ प्रोवाइड करती है और क्वाइट ब्रीथिंग जो है ये प्रोवाइड करती है। कौन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो पंक्ति है, ये आप लोग के फ्लैमिंगो बुक के पोएम 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ली गई है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 17 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप सही पता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से ली गई है, जिसके पोएट कौन है, जॉन कीट्स। कौन है, जॉन कीट्स। ठीक है, जो एक नेचर पोएट है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज ए जॉय फॉरएवर इन द पोएम। कविता में ए जॉय फॉरएवर के रूप में किसे वर्णित किया गया है। तो आप सही पता है, ए जॉय फॉरएवर कौन प्रोवाइड करता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए क्या करती है, जॉय फॉरएवर होता है, हमेशा जो है आनंद का एक स्रोत होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन बी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। फर्स्ट लाइन में लिखा होगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कवि सुंदर वस्तु यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ कौन सी भावनाएं जोड़ती है। तो आप सही पता होना चाहिए, इसका जो लास्ट लाइन में ही है इसका आंसर है। देखिए लास्ट लाइन आपको दिखाते हैं, एक्सट्रैक्ट का लास्ट लाइन आपको देखना है। देखिए यहां लिखा हुआ ना, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स प्रोवाइड करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स प्रोवाइड करती है, ये हेल्थ प्रोवाइड करती है और क्वाइट ब्रीथिंग प्रोवाइड करती है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन जो बी है, देखिए लिखा हुआ ना, ये स्वीट ड्रीम्स प्रोवाइड करती है, ये हेल्थ प्रोवाइड करती है और ये क्वाइट ब्रीथिंग प्रोवाइड करती है। ये जो बावर है, ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमें क्या करती है, एक मधुर सपनों से भरी स्वस्थ और शांत श्वसन से भरी नींद प्रोवाइड करती है। यहां आप लोग सोइएगा मस्त, ठीक है, टेंशन फ्री होके। कहाँ, एक पेड़ के छायादार पेड़ के नीचे। ठीक है, इसे हम कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। नेचर, नेचर एक ऐसा चीज है ना, आप कितना भी टेंशन में रहिए, जाके नेचर में घूम कर आइए। ठीक है, नदी झरना देख कर आइए, पहाड़ पर्वत देख कर आइए, देखिएगा आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। ये कीपिंग क्वाइट के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो भाई सब चुप रहो, क्या हो, सब चुप रहो, एकदम कीपिंग क्वाइट, एकदम कीप साइलेंट, कीप स्टिल रहो। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन सी होगा, रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। भाई बोलने से बचो, ठीक है, परहेज करो, बोलना नहीं है, कभी कभी शांत रहकर आत्मचिंतन के लिए समय निकालो। ठीक है, ये कीपिंग क्वाइट का अर्थ है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस पॉइंट को पढ़िएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, भागम भाग वाली जिंदगी छोड़ो भाई, वार वार युद्ध में कुछ रखा नहीं है। इससे अच्छा क्या करो, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनो, अपने भाई का हाथ पकड़ो और छायादार पेड़ के नीचे घूमो, एक आनंद प्राप्ति होगी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं अच्छे से समझाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश का फुल सिलेबस का गारंटी मैं लेता हूं। बस आप लोग इस वीडियो को 500 प्लस लाइक देकर सपोर्ट दीजिए। ठीक है, 500 लाइक दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन मेरे साथ इंग्लिश कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, जीरो से हीरो कौन बनना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप लोग के लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, कि व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड। सड़क किनारे स्टैंड, आप सही पता है, बाबा का ढाबा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे। ये आप लोग के जो पोएम 5 है, ये रोड साइड स्टैंड से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सड़क किनारे के जो स्टैंड से गुजरने वाले शहरी लोगों के बारे में वक्ता क्या बताता है। क्या बताता है भाई, ये लोग इग्नोर कर रहा है, किसको इग्नोर कर रहा है, रूरल पीपल को, ग्रामीण जीवन को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए। ठीक है, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज डेस।
ठीक है, जो स्पीकर है, वक्ता है, की आवाज को सबसे अच्छे ढंग से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, सार्केस्टिक वे में और बीटर वे में। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है कि हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमोस्फियर एट द थर्ड लेवल। चार्ली द थर्ड लेवल पर लोगों और माहौल का वर्णन कैसे करता है। देखिए, इनका कहना है कि ये एक बार थर्ड लेवल में पहुंच गया था। ठीक है, वर्ल्ड जो है ये इस दुनिया में पहुंच गया था। यहाँ के लोग जो है डर्बी हेड्स पहनते थे, लंबी लंबी मूछें रखते थे, एकदम स्टाइलिश बियर्ड्स, दाढ़ी रखते थे, ओल्ड फैशन के क्लोथ्स पहनते थे। ठीक है, तो यहाँ के जो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ना, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स, ये लोग ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहने हुए थे। और द स्ट्रीट्स, ये जो गली है, जो सड़कें हैं, लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 90th सेंचुरी। ऐसा लग रहा था ना कि इनका जो सड़कें हैं ये 19वीं सदी की है। कब की है? 19वीं सदी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये जो आप क्वेश्चन नंबर 23 देखे ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को विस्टास के चैप्टर 1 द थर्ड लेवल से पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग। देखिए, चैप्टर 2 द टाइगर किंग से ये क्वेश्चन पूछा गया विस्टास बुक के, कि भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए महाराजा को कितने बाघों को मारना होगा। तो भाई टारगेट मिला है, कितना बाघ को मारना होगा आपको? भाई 100 बाघ को मारना है। ठीक है, देखिए 99 टाइगर्स तो आप आसानी से मार देंगे, लेकिन 100वां बाघ से आपको सावधान रहना भी है। ठीक है, ये जो है एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। आप सही पता है, ये जब अपने राज्य में बाघ मारना शुरू किया तो लगभग 70 बाघ मार दिया। उसके बाद जो है टाइगर्स जो है खत्म हो गया। उसके बाद ये ऐसा जगह में शादी किया जहां लार्ज पॉपुलेशन टाइगर है, तो अपने फादर इन लॉ के एरिया में वो 29 टाइगर्स किल किया, तो टोटल वो 99 टाइगर्स को किल कर दिया। उसके बाद एक बाघ लाया गया, कहां से? चिड़ियाघर से। ठीक है, आप लोग बताना होगा वो चिड़ियाघर, ठीक है, कहां है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कि हु आर द टू मैन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट विस्टास के चैप्टर 6 का नाम है। इसमें 2 मैन कैरेक्टर्स है। उन 2 मैन कैरेक्टर्स का नाम क्या है? आप सभी को मैंने अच्छे से समझाया। ऑन द फेस ऑफ इट में ना फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले 2 जन का बात किया गया है। एक का नाम है मिस्टर लैम और दूसरा का नाम है डैरी। मिस्टर लैम जिसका बम धमाके की वजह से एक जो पैर है वो उड़ गया था, जिसकी वजह से उनका एक टांग टीन का है। और डैरी एक 14 साल का बच्चा है जिसका आधा चेहरा जो है एसिड गिरने की वजह से जल गया है। तो यहां जो 2 मैन कैरेक्टर है ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल जाता है, डैरी एंड मिस्टर लैम। ठीक है, डैरी एंड मिस्टर लैम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डैरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट में मिस्टर लैम ने डैरी को जीवन के बारे में क्या सलाह दी। ठीक है, देखिए ये जो डैरी है ये लोगों से छिपता था, लोगों के पास आने से डरता था, क्योंकि लोग जो है इनको देखकर डर जाते थे। ठीक है, तो ये जो मिस्टर लैम है ये पॉजिटिविटी लेकर आए थे इनके जीवन में, डैरी के जीवन में। ठीक है, और डैरी को क्या सलाह दिया ये मिस्टर लैम सलाह क्या दिया? ही शुड इग्नोर। ठीक है, इग्नोर करो भाई, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। दूसरों के राय को, दूसरे जो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या टिप्पणी कर रहे हैं, उस सबको नजरअंदाज करो और जीवन की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, अपने लाइफ को जियो। ठीक है, ये सलाह दिया था, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट हैपेंस टू द महाराजास लेगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग। ये विस्टास के चैप्टर 2 देखिए, द टाइगर किंग से कितना क्वेश्चन दे दिया, ऑन द फेस ऑफ इट से कितना क्वेश्चन दे दिया। बाकी चैप्टर जैसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं जैक बोर्ड में। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बाद में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ये जो क्वेश्चन में 27 देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द महाराजास लेगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग। द टाइगर किंग स्टोरी में महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का क्या होता है। तो आप सही पता होना चाहिए इससे क्या होता है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड फ्लोरिसेस, यानी बाघों की आबादी बढ़ती है और फलती फूलती भी है। ठीक है, ये जो द टाइगर किंग है
जो बाघों की आबादी को घटा रहे थे ना, बाद में एक वुडन टॉय टाइगर से मर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद हुआ टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगा और फलने फूलने भी लग गया। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई डिड जितकाला हाइड हरसेल्फ? ये जो जितकाला सा है अपने आप को क्यों छिपाई? तो भाई इसका जो बाल जो है ना काटने वाला था, ठीक है, तो उससे लोगों को रोकना चाहती थी, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर। ये जो क्वेश्चन है आपके विस्टास बुक के चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर से ली गई है, ठीक है। चलिए आप लोगों को कमेंट में बताना है वेयर डिड जितकाला हाइड हरसेल्फ? जितकाला अपने आप को कहां छिपाई थी, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी? समाज में बामा को किस बात से ठेस पहुंची थी? तो ये जो छुआछूत का जो प्रचलन चल रहा था ना, ये चीज जो है बामा को जो है ठेस पहुंचाई थी। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जिसको हम छुआछूत कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं, ठीक है, इसका जो प्रचलन चल रहा था समाज में, ये बामा को हर्ट किया था, बामा को ठेस पहुंचाई थी, ठीक है। आप सही पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आपके विस्टास बुक के चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के वी टू आर ह्यूमन बीइंग से ली गई है, ठीक है। आप लोगों को बस कमेंट बताना है कि बामा के एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई का नाम क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं इस मॉडल सेट के एमसीक्यू टाइप में, क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद तो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। कौन कौन डिमांड करते हैं सब्जेक्टिव का, आप लोग कमेंट बताइएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड? ये जो है चैप्टर 2 टाइगर किंग से पूछा गया। देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया था टाइगर किंग से। द टाइगर किंग स्टोरी में शक्ति और गर्व, गर्व मतलब यहां पर घमंड से बात की गई, ठीक है, अभिमान का बात है। तो द टाइगर किंग स्टोरी में शक्ति और अभिमान के बीच के संबंध के बारे में क्या बताती है? तो ये बताती है कि कभी घमंड ज्यादा दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है, कभी अभिमान ज्यादा नहीं करना चाहिए, इनका दुरुपयोग करना नहीं चाहिए, नहीं तो विनाश काल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन बी होगा। प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड, यानी जब अभिमान का दुरुपयोग किया जाता है तो वह आत्मविनाश की ओर ले जाता है, खुद का ही विनाश हो जाता है, ठीक है। ये था दोस्तों आज का 30 क्वेश्चंस जो आपके मॉडल सेट 1 में जैक की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। इसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया एमसीक्यू टाइप में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो है डिटेल में सब्जेक्टिव टाइप का वीडियोस भी पार्ट बाय पार्ट जो है अपलोड करूंगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।